हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको आज एग्जीक्यूटिव के बारे में बताएंगे। जैसा कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं ये बताया गया है। उसमें नंबर 1 है द लेजिस्लेचर, नंबर 2 द एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 द जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ मेकिंग यानी लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का जो वर्क है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करना यानी कानून को लागू करना, और जुडिशरी लॉ को सुपरवाइज करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की सिक्योरिटी करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है ना। लॉ के अगेंस्ट कोई काम करता है उसको पनिशमेंट देती है। तो ये तीनों का काम है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में जैसे कि मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव में लॉ को इम्प्लीमेंट करना, तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव में, ये ध्यान देने की चीज़ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं Executive is that organ of the government which enforces the law made by the legislature and run the administration of the country। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्गन है जो लॉ को इन्फोर्स करती है ना। यानी वो लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको इन्फोर्स करती है, उसको लागू करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती है, रन करती है ना। यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो किसी भी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करती है, उसको चलाती है, लॉ को इन्फोर्स करती है, लॉ को लागू करती है, ये काम है। एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट। जो एग्जीक्यूटिव है इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। ध्यान देने की चीज़ है कि एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या वो सब लोग आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, हुकूमत को चलाते हैं, प्रशासन को चलाते हैं, लॉ को इन्फोर्स करते हैं। क्लियर। अब आप एक एक करके पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव में जो टॉपिक है, जैसे प्रेसिडेंट से स्टार्ट होता है, तो प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी को देखते हैं, है ना। प्रेसिडेंट को एलिजिबिलिटी को देखते हैं। प्रेसिडेंट हमारा होता कौन है, प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए और उसके काम क्या होने चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी सैलरीज, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो जैसा कि प्रेसिडेंट के बारे में सभी लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का जो हेड होता है उसको कहते हैं। जो हमारा इंडिया है उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्ट उसका इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और उन्हीं के नाम से ही गवर्नमेंट चलाई जाती है। यानी कि जितने भी काम है सब प्रेसिडेंट के नाम से चलाए जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का पावर प्राइम मिनिस्टर से कम होता है। हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का पावर सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, पब्लिक डायरेक्ट उसको इलेक्ट करती है, लेकिन प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होता, इसलिए उसका पावर कम होता है। लेकिन प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट का जो रेस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसी के नाम से ही सब कुछ होता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी यहाँ दी हुई है। मस्ट बी एन इंडियन सिटीज़न, उसको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, उसकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, और जो लोकसभा के मेंबर यानी एमपीज़ की क्वालिफ़िकेशन होती है उसको वो ज़रूर पूरी करता हो। यानी कि लोकसभा के मेंबर के बतौर उसे होना चाहिए, यानी उसकी जितनी भी क्वालिटी है उसके पास होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा के मेंबर की जो क्वालिटी है उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एज में डिफरेंस है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, एमपीज़ होते हैं, उनकी एज 25 ईयर होती है या उससे अबव होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी एज मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए। तो एज में यहाँ डिफरेंस है, बाकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो लोकसभा के मेंबर के तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है
मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को कोई भी प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे स्टेट गवर्नमेंट में। यानी वो कोई गवर्नमेंटेड जॉब नहीं किया जाना चाहिए या उस पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, उसे किसी सरकारी या गवर्नमेंटेड पोस्ट पर नहीं होना चाहिए जिससे वो सैलरी पाए, यानी प्रॉफिट का जो मामला है उसके साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए, किसी प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, वह किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखने की चीज़ है। अच्छा, जो इसका इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। अब आप कहेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं और उसके जो मेंबर यानी एमएलए हैं और जो एमपीज़ हैं उनसे बनता है, उनके वोट से बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, आप इतने ही जानिए कि उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान देने की चीज़ है। यानी इसके इलेक्शन में लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ में यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। याद रहे, इलेक्टेड मेंबर होना मस्ट है, यानी इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं वही इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि राज्यसभा के जो 12 मेंबर होते हैं वो अपॉइंटेड मेंबर होते हैं, वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लोकसभा के जो 2 मेंबर होते हैं वो भी अपॉइंटेड होते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते, पब्लिक उनको इलेक्ट नहीं करती, इसलिए 2 मेंबर लोकसभा के भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो स्टेट के एमएलए हैं वो भी जो अपॉइंटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान देने की है। और दिल्ली और पुडुचेरी आपको मालूम है कि यहाँ भी एमएलए होते हैं, तो इनके भी मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कब तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो ऑफिशियल लोग हैं यानी जो इलेक्टेड पर्सन हैं उनका जो ड्यूरेशन है पोस्ट का वो 5 ईयर है, लेकिन उसके पहले भी उनको हटाया जा सकता है और रिज़ाइन दे सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए क्या है कि प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू द ऑफिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टर्म, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ ये है कि अगर वो 5 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उसका वो फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। अच्छा, अब वो जो है अपने पोस्ट पर कैसे हट सकता है, रिज़ाइन दे सकता है, ये भी हो सकता है रिज़ाइन दे दे। और रिज़ाइन किसको देगा, ये रिजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देगा, यानी वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन लेटर वो देता है। याद रखना चाहिए, पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रिजिग्नेशन लेटर या किसको रिज़ाइन देता है, तो रिज़ाइन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ये चीज़ ध्यान देने की है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है हु दे कन्वे द लेटर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और वो वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर को लेटर देते हैं ताकि सभी लोग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, ये चीज़ ध्यान देने की है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट भी लाया जा सकता है। इम्पीचमेंट इसको जानना चाहिए, इम्पीचमेंट के ज़रिए से उसको अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, है ना। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग प्रेसिडेंट के खिलाफ अगेंस्ट में लाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई भी तानाशाह ना हो सके, अगर वो गलत करता है तो उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में ये नहीं रहेगा तो कोई भी हिटलर मुसोलिनी बन सकता है, इसलिए सभी के ऊपर पब्लिक का कंट्रोल होना चाहिए। तो किस बेस में यहाँ हटाने की बात आ रही है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या वायलेशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ काम करता है,
तो उसके पोस्ट से उसको हटाया जा सकता है बाय इम्पीचमेंट, यानी इम्पीचमेंट के ज़रिए से। द रेजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट में बी मूव इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और ये जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। यानी कि चाहे वो लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है चाहे राज्यसभा में ही इसको लाया जा सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि लोकसभा ही हो, ऐसा नहीं। अब आप देखेंगे कि इसकी सैलरीज क्या है, प्रेसिडेंट की सैलरी। द पार्लियामेंट डिटरमाइंस द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ड्रॉ द सैलरी, उसको 5 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं और अलाउंस अलग मिलते हैं। अलाउंसेस जो है उसको भत्ते अलग मिलते हैं। इसकी सैलरी इतनी है, हर महीने 5 लाख रुपए हो गई। पहले 1.5 लाख था, 1.5 लाख था, लेकिन अभी 5 लाख हो गया है, तो होना भी चाहिए। द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू रेंट फ्री रेसिडेंस एट द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। और प्रेसिडेंट का जो हाउस है वो जिसमें रहते हैं उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो न्यू दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली में एक फ्री रेजिडेंस होता है, इसमें उसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। आफ्टर रिटायरमेंट द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू ए पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। रिटायर होने के बाद उनको पेंशन और बेनिफिट्स दी जाती है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। क्लियर। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का पावर क्या है, उसमें नंबर 1 है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है, द प्रेसिडेंट कैन समन एंड एंड ऑल द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ही इवन हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। यानी कि जो प्रेसिडेंट्स है हमारे किसी भी कंट्री की, चाहे हमारे इंडिया का ही प्रेसिडेंट क्यों ना हो, ख़ासतौर से यहाँ पर इंडिया की बातें की गई हैं, तो इंडियन प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट का सेशन और उसका एंड, यानी उसका एंड भी कर सकते हैं और उसको समन भी कर सकते हैं, इसको बुला भी सकते हैं। यानी समन एंड एंड। समन मीन्स होता है बुलाना, यानी बैठक कराना, और एंड मतलब उसको एंड करना, उसका खात्मा करना, उसको अंत करना। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन भी करते हैं, उसका एंड भी करते हैं। यानी किसी भी हाउस को वो अगर उसको रेगुलेट करना है तो प्रेसिडेंट उसको कभी भी ओपन कर सकती है, कभी भी उसको समन कर सकती है, कभी भी बुला सकती है ना, और उसको कभी भी डिसॉल्व कर सकती है, याद रखिए। यानी लोकसभा का डिसॉल्व किया जा सकता है। ही हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, यानी वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है प्रेसिडेंट। यानी सेशन को, जैसे सेशन आपको मालूम है कि हमारे पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, जैसे मानसून सेशन, विंटर सेशन, ये सब सेशन होता है जिसमें डिबेट होते हैं, मेंबर्स लॉस के बारे में या इंडिया की प्रॉब्लम के बारे में या कोई भी मैटर हो उसमें डिबेट करते हैं पार्लियामेंट, तो उसका सेशन वो बुला सकती हैं और सेशन को एंड भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक काम है ही है। और नेक्स्ट है लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। डिसॉल्व मतलब भंग कर सकता है, बिल्कुल इतना भंग कर सकता है उसका फिर से इलेक्शन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द पार्लियामेंट। यानी कि जब सेशन की स्टार्टिंग होती है तो प्रेसिडेंट उसको क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। एड्रेस करते हैं, उनकी स्पीच होती है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उस गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी के बारे में क्या करना चाहिए, वो क्या करेंगी, वो सब बताते हैं। When the parliament is not in session, the president can issue ordinance which have the force of law. अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है ना, अगर वो सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है, अगर पार्लियामेंट की बैठक नहीं हो रही है, पार्लियामेंट का सेशन चल नहीं रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, अध्यादेश पास कर सकता है, और जो बिल्कुल लॉ की तरह काम करता है ना। जैसे लॉ होता है वैसे ही प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस भी होता है। अगर लॉ नहीं बना है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस वक्त कोई ज़रूरी काम है तो
रुक जाएगा, हर चीज़ रुक जाएगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है और वो ऑर्डिनेंस लॉ के बराबर है। एनी बिल पास बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज साइन इट। यानी कोई भी बिल तभी पास कर हो सकती है जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी साइन कर दे। यानी कोई भी लॉ तभी बनेगा, यानी पार्लियामेंट से कोई बिल अगर पास होती है वो तब तक लॉ नहीं हो सकती जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन न कर दे। उसकी सिग्नेचर होना मस्ट है, क्योंकि बिल और एक्ट में यही फ़र्क है, यही डिफरेंस है। बिल तब तक होती है जब तक उस पर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होती, भले वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो, पार्लियामेंट ने पास कर दिया हो, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वही बिल लॉ बन जाती है, उसी को एक्ट कहते हैं। इफ़ द टू हाउसेज डिसएग्री ऑन ए बिल, द प्रेसिडेंट में कॉल ए ज्वाइंट सेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए कोई बिल किसी हाउस में पेश किया जा रहा है ना। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, सर बिल क्या होती है। बिल मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि बिल जब लॉ कोई बनता है, लॉ बनाने से पहले जो उसके लॉ के बारे में जो सारी चीज़ें होती हैं, यानी किस टॉपिक पे लॉ है, उसके फर्स्ट पॉइंट क्या क्या हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं, है ना। तो सभी लोग उस पर डिबेट करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। लास्ट में वोटिंग होती है उस पर कि सपोर्ट में और कितने अगेंस्ट में है। अगर सपोर्ट में ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि बिल उस हाउस पे पास हो गया है, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए लोकसभा में ऐसा हुआ, लोकसभा ने पास कर दिया, फिर वो राज्यसभा में जाएगा। अगर दोनों ने पास कर दिया फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। चलिए, तो यही है, इफ़ द टू हाउसेज डिसएग्री ऑन ए बिल, अगर दोनों हाउस उस बिल पर डिसएग्री हैं, है ना, तो प्रेसिडेंट में कॉल ए ज्वाइंट सेशन। तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। ज्वाइंट सेशन क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर एक साथ बैठते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आमतौर से ऐसे ज्वाइंट सेशन में मेजॉरिटी जो है रूलिंग पार्टी की होती है और वो बिल पास हो जाता है। क्लियर। तो ज्वाइंट सेशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट है, आर्टिकल्स हैं इसके बारे में, ज्वाइंट सेशन के बारे में, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है कि इसका हेड कौन होता है। तो इसका हेड स्पीकर होता है। उस वक्त जब बैठक होती है तो उसमें जो स्पीकर को वहाँ पर हेड बनाया जाता है। हर जगह हाउस में एक हेड होता ही है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, जैसे चेयरमैन कहते हैं। तो चेयर आप कह सकते हैं कि चेयरपर्सन। तो अब आप एग्जीक्यूटिव पावर्स किसे कहेंगे। एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि प्रेसिडेंट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर्स और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। यानी प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा काम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है। द प्रेसिडेंट also appoint the governor of the state, the chief justice of India, the judges of Supreme Court and High Courts and various other high officials। यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जितने भी स्टेट के गवर्नर हैं उसको अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो सबको अपॉइंट करते हैं। क्लियर, ये चीज़ ध्यान देने की। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन द कंट्री एंड अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यानी प्रेसिडेंट आप तीनों जो आर्म फोर्सेस होते हैं उसके जो कमांडर इन चीफ होते हैं, यानी जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, वो सबको कंट्रोल करते हैं प्रेसिडेंट, यानी उसके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस। प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री के खिलाफ वो वार डिक्लेयर कर सकते हैं और शांति
कंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ उन्हीं के नाम से सब कुछ होता है। जुडिशियल पावर्स, अब आप देखेंगे प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर्स क्या हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रैंट पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ ए पर्सन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस। यानी कि कोई भी अगर हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट है, किसी भी पर्सन को जिसे कोर्ट ने कन्विक्टेड कर दिया है, उसको सज़ा दे दिया है, तो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है। प्रेसिडेंट का इतना पावर है कि अगर कोई भी कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को कन्विक्टेड कर दिया है, किसी को सज़ा दे दिया है, तो उसको माफ़ भी कर सकते हैं और उसकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं। ही कैन इवन अल्टर ए डेथ सेंटेंस, चाहे वो डेथ की ही बात क्यों नहीं हो, चाहे वो फांसी की सज़ा ही क्यों न दे गई हो, तो उसको भी वो कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का बहुत पावर है। और डिप्लोमेटिक पावर्स है, और डिप्लोमेटिक पावर्स में देखिए क्या क्या है। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड सेंड्स एंड रिसीव्स एम्बेसडर्स। इंटरनेशनल फोरम पर, यानी कि वर्ल्ड लेवल में, इन दूसरे कंट्री में, या कोई इंटरनेशनल फोरम ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ वगैरह है, तो उसमें प्रेसिडेंट के नाम से एम्बेसडर वहाँ भेजे जाते हैं और उन्हीं के नाम से रिसीव किए जाते हैं। यानी कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो कोई भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, तो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट आर कंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंट्स नेम। यानी किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में, यानी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ समझौते में, संधियों में जो एग्रीमेंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका और इंडिया के बीच कोई ट्रीटीज़ हुई, कोई समझौता हुआ, भले वो मोदी गए हैं, लेकिन मोदी जी का नाम वहाँ नहीं रहेगा, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से वो ट्रीटीज़ होगी। क्लियर। इमरजेंसी पावर भी है। On the petition of the Council of Ministers, the President can declare a state of national emergency if the country is threatened by war, external aggression, or armed rebellion. The President can declare a financial emergency if the country is facing a severe financial crisis. यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो उसके पिटीशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पिटीशन के बेस पर, है ना, यानी उनके एक तरीके से पिटीशन, उनकी लिखित एक सलाह होनी चाहिए, उसके बेस पर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। ऑन द पिटीशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए साथ में, उनका सपोर्ट होना चाहिए, उसके बेस पर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी यानी नेशनल आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। किस बेस पर? यानी किसी वार के बेस पे, कोई लड़ाई हो गई हो, या एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो गया हो, कोई बाहर से हमला हो गया हो, है ना, जो आर्म्ड रिबेलियन है, जो आर्मी है वो विद्रोही हो गई हो, है ना, बागी हो गई हो, तो इस बेस पर इमरजेंसी लागू कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लागू कर सकते हैं, यानी कि किसी की सैलरी भी काटी जा सकती है, पैसे की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उसी को फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। तो गवर्नमेंट इस बेस पर बहुत कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि जो जजेस हैं उनकी भी सैलरी कम की जा सकती है या नहीं दी जा सकती या कट सकती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी इंडिया में कभी लागू नहीं हुई है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन आने पर इसका सामना इस ढंग से किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है। प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन। दिस इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है, यानी किसी भी स्टेट में अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है ना, उस स्टेट की जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे नहीं हो रहा है,
तो प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकता है, वहाँ गवर्नर उसकी सलाह पर गवर्नर जो है एडवाइस करता है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में ये प्रोसीजर है कि प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सके। उसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। देखिए यहाँ आर्टिकल 356 दिया हुआ है। चलिए अब वाइस प्रेसिडेंट को आप देखेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक